नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान, वो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, मैनी स्केलेटन्स आर टम्बलिंग आउट ऑफ हिज क्लोजेट, तो उसके कई स्कैम जो है ना एक के बाद देख रहे बाहर आ रहे हैं। अभी फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही उसे नाअहल करार दे चुकी है। अब ये अलग बात है कि अभी ये कोर्ट के ज़ेर गौर है कि वो सिर्फ़ इसी नेशनल असेंबली के दौरान तक महदूद है या 5 साल के लिए है या हमेशा के लिए है, लेकिन उसको नाअहल करार दे चुकी है। साथ साथ उसको जो उसकी मियांवाली वाली सीट थी उससे भी डिसीट कर दिया, और दूसरी जो उसने 6 सीटें जीती हैं, 7 सीटें उसने जो जीती हैं, वहाँ से भी उसे जो है मतलब अभी ये जब भी नाअहल हो जाएगा और तो उनसे भी वो डिसीट हो जाएगा। वो तो इसके साथ साथ उसके ऊपर वो तोशाखाना वाला केस भी है, बहुत मशहूर केस है। अब उसकी तफसीलात बाहर आ रही हैं। जब उससे ये पूछा गया कि आपने तोशाखाना में सभी चीज़ें एक तो जमा नहीं कराई, फिर जमा कराई तो बहुत सस्ते में ख़रीदी, और सस्ते में ख़रीदना भी था तो आपको अपने पास रखनी थी वो चीज़ें, लेकिन आपने अपने पास तो नहीं रखी, बाज़ार में बेच दी। तो उन्होंने जो जवाब दिया था इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने 2 करोड़ और कुछ में पाकिस्तान के रुपए, उसमें मैंने जो तोशाखाना से जो तहफ़ ख़रीदे और 5 करोड़ और कुछ में बेचे, और इतना मैं इनकम टैक्स में दिखा चुका हूँ, इनकम टैक्स के गोशवारों में। लेकिन उसी वक्त हमने कहा था कि 18 करोड़ का तो खाली उसने एक हार बेचा था। हमारा एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं। और ये घड़ियाँ जो हैं ना, ये तो बहुत नादिर है, ख़ास तौर पर वो घड़ी जो मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने ख़ास तौर पर 2 ऐसी घड़ियाँ बनवाई थी, और उन घड़ियों के ऊपर मक्के मुअज़्ज़मा की तस्वीर है और हीरे जुड़े हुए हैं, वो एक पूरा सेट है वो। सॉरी। तो अभी एक पाकिस्तानी है, लेकिन अभी वो दुबई में रहता है, एक व्यापारी है, उसका नाम है उमर फ़ारूक ज़हूर। आम तौर पर उसे उमर शेख के नाम से भी वहाँ पहचाना जाता है। असली पाकिस्तानी है, आजकल वहीं रहता है, नादरात का एंटिक्स का काम करता है, और ऐसे ही मतलब जो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, भले घड़ियाँ हो, पेन हो या दूसरी ऐसी चीज़ें जो बड़े लोग अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कल जियो न्यूज़ को उन्होंने अपना जो शाहज़ेब खानज़ादा, उसको इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 2019 में इमरान खान ने मेरे हाथ से वो जो मोहम्मद बिन सलमान ने उसे घड़ी दी थी वो मुझे बेची है, और उसने वो पूरा सेट दिखाया टीवी पर। वो सभी अभी आप चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो पड़ा हुआ है उधर, पूरा सेट है। और वो जो है, मैंने अभी उस वक़्त उसका कहना ये था कि मुझसे बात हुई थी शहज़ाद अकबर से। शहज़ाद अकबर उस वक़्त जो है ना अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का वज़ीर था या मुशीर था जनाब इमरान खान के दौरे हुकूमत में। तो उससे मेरी बात हुई थी। तो फिर फ़राह गोगी या फ़राह खान या फ़राह गुजर जो भी कह दीजिए, वो ख़ुद आई थी वो घड़ी लेकर दुबई, और फिर हमने वो घड़ी दूसरे जो माहिरीन होते हैं उनसे चेक करवाई कि हाँ जेन्युइन है। और जब ये पता चला जेन्युइन है, तो हकीकत में वो घड़ी जो थी ना, वो कुछ 12-13 मिलियन डॉलर्स में बनी थी, जो कि ये बेचना चाहते थे। यानी फ़राह गोगी ने कहा कि हम 5 मिलियन या 50 लाख डॉलर में बेचना चाहते हैं, जबकि मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको इसका
$2 ملین سے یعنی $20 लाख سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد پھر یہ سودا ہمارا $20 लाख میں طے ہوا۔ اچھا، انہوں نے سیدھا بول دیا کہ ہمیں پیسہ کیش چاہیے اور یہیں دبئی میں چاہیے، پاکستان میں نہیں چاہیے، اور کیش چاہیے۔ ہم نے ان کو پیسہ دے دیا۔ اب پھر آگے اس پیسے کا کیا ہوا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بتایا، صاف صاف کر دیا کہ میں نے یہ گھڑی خریدی ہے اور $20 लाख میں خرید۔ اچھا، اس کو اگر آپ یوں سوچ دیکھ لیجئے کہ بھئی 2019 میں تقریباً $170 کا ڈالر تھا پاکستانی، وہ حساب سے تو 34 کروڑ کی ہو گئی۔ اگر آج کا بھاؤ دیکھیں $220 میں چل رہا ہے، 220 تو 44 ہو گئی، 44 کروڑ کی وہ ہو گئی۔ اور وہ جو گوشوارے دیے تھے جناب عمران خان نے، اس میں اس نے کہا تھا کہ جو سارے تحائف اس نے خریدے تھے، جو توشہ خانہ سے لیے تھے، سارے تحائف اس نے 2 کروڑ اور کچھ میں خریدے تھے اور 5 کروڑ میں بیچ دیے، جبکہ یہ ایک گھڑی صرف اس نے جو ہے 34 کروڑ میں 2019 میں بیچی تھی۔ ابھی دوسرے تحائف کی بات الگ ہے۔ تو اس طرح ابھی ظاہر ہے پی ٹی آئی والے نہیں مانیں گے۔ وہ تو شہزاد اکبر بولتا ہے میں تو اس عمر فاروق یا عمر شیخ کو جانتا بھی نہیں، فراغ گوگی بولتی ہے میں بھی جانتی بھی نہیں۔ ارے بھائی، آپ بھلے ہی نہ جانیں اسے، 2 باتیں سیدھی ہیں۔ ایک تو جناب عمران خان کہہ چکے ہیں اپنے حلفیہ بیانے میں کہ میں نے یہ گھڑی بیچی ہے۔ ہاں، بھلے اس نے قیمت اس پہ کم دکھائی ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ اس نے یہ گھڑی بیچی ہے۔ اور عمر شیخ بولتا ہے کہ میرے پاس یہ گھڑی ہے، میں نے خریدی ہے، اور وہ گھڑی اب بھی اس کے پاس ہے، کیونکہ یہ گھڑی جو ہے نا یہ میڈ ٹو آرڈر تھی۔ اس کے 2 پیس بنے تھے، ایک پیس عمران خان کو دیا گیا تھا، ایک محمد بن سلمان نے اپنے پاس رکھا۔ تو ظاہر ہے پوری دنیا میں اس کا دوسرا پیس تو ہے بھی نہیں۔ تو آپ بتائیے پھر اس کے پاس کیسے پہنچی یہ گھڑی؟ ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو بھاؤ بتا رہا ہے وہ غلط ہے یا ایسا ہے، لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو گھڑی، اچھا یہ بھی نہیں بتاتے شہزاد اکبر یا فراغ گوگی کہ آپ نے آ کر وہ گھڑی جب بیچی تو کس کو بیچی۔ یہ الگ بات ہے جناب کہ عمر شیخ جو ہے نا وہ اس کے خلاف کئی کیسز تھے۔ اس کا اپنی بیوی سے، صوفیہ نام تھا، ایکس، ابھی تو ایکس ہے، وہ طلاق ہو چکی ہے ان کی، جو ان کے بچے تھے، بیٹیاں تھیں، اس کے کسٹڈی کا سوال تھا، اور یہ بنا اسے بتائے ہوئے اپنی بیوی کو، وہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر چلا گیا تھا دبئی۔ تو پھر اس کے خلاف کئی ملکوں کے ریڈ کارنر نوٹس نکلے تھے، لیکن ابھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے انٹرپول کو سیٹسفائی کر دیا ہے، اور میرے خلاف وہ جو ریڈ کارنر نوٹس نکلے تھے وہ سبھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں، جب یہ کہتے ہیں شہزاد اکبر یا فراغ گوگی کہ وہ تو مجرم ہے، آپ اس مجرم کی زبان پر کیسے یقین کر سکتے ہیں، جبکہ ہم تو عزت دار لوگ ہیں۔ بھائی صاحب، مجرم ہو یا نہ ہو، جب گھڑی اس کے پاس پڑی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ آپ نے ہی دی ہے اسے، نہیں تو پھر سمجھائیے اس کے پاس کیسے پہنچی۔ ناظرین، آج کل انڈونیشیا کے شہر بالی میں G20 کی سمٹ ہو رہی ہے، یعنی چوٹی کانفرنس، یعنی وہ جو ہیڈس آف گورنمنٹ ہے وہ سبھی مل رہے ہیں 20 ملکوں کے، 19 ملک ہیں، 20واں جو ہے یورپین یونین ہے، اس کو ایک ہی اس کا نمائندہ آتا ہے۔ تو وہاں پر ظاہر ہے امریکہ اور یورپ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مشترکہ اعلامیہ جو مطلب جاری ہو اس میں یوکرین کی مذمت کی جائے، روس کی مذمت کی جائے کہ اس نے یوکرین پر بلا وجہ حملہ کیا ہے، لیکن اس کی ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کر رہے ہیں، ایک تو ہندوستان اور دوسرا چین۔ یہ جو ہے نا ابھی ہمیں لگتا ہے، ابھی تک جاری نہیں ہوا وہ اعلامیہ، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے گا، اور اس میں جو ہے جیسا کہ یہ SCO کا جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ازبکستان میں جو میٹنگ ہوئی تھی تاشکند میں، تو وہاں پر جیسے اس نے کہا تھا مودی نے، ہندوستان کے وزیر اعظم نے صدر پوٹن کو
कि जनाब ये जो युग है, ये जो दौर है, ये जो वक्त है वो जंग का नहीं है, अमन का है, डेमोक्रेसी डायलॉग इसका है। तो अभी हमें लगता है कि उसी को बुनियाद बनाकर कुछ न कुछ हो जाएगा। और इसके साथ साथ उसका जो कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक कि क्योंकि बेसिक जो पर्पज़ होता है G20 की सालाना मीटिंग का, उसका ये होता है कि फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर बात की जाए। और ख़ास तौर पर ये यूक्रेन जंग के बाद तो जो है एनर्जी सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो गया है, बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है, गैस महंगी है, गंदम महंगी हो गई है। ये तो चलो शुक्र है कि तुर्की की मदद से जो एग्रीमेंट हो गया रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो अभी वो ब्लैक सी या जो बहिर अस्वद है वहाँ से वो अभी यूक्रेन का जो गंदम है पूरी दुनिया में जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अब भी $450 में जो है क्विंटल जा रहा है ये गंदम। इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत महंगी हो गई है गंदम, और उसकी वजह सिर्फ यही है। तो मोदी और दूसरे जो सरबराहान हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म का एलान जारी हो कि जिसमें एक तो रूस की मजम्मत न करने पड़े, लेकिन उसके साथ साथ किसी न किसी लिहाज से इस बात को भी यकीन बनाया जाए कि जो मतलब छोटे ममालिक हैं या मतलब तरक्की पजीर मुल्क हैं या तरक्की याफ्ता नहीं, मतलब जो छोटे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं, माशी मसाइल, उनको भी किसी तरह एड्रेस किया जा सके। इसके साथ साथ जनाब कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि अभी जैसे खेरसन जो है यूक्रेन का, वो पहले रूस ने कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन अभी 2-3 रोज़ कबल यूक्रेन ने वापस उस पर कब्ज़ा कर लिया है और रूस ने अपनी फ़ौजें वहाँ से हटा ली हैं। तो दिखाई तो ऐसे दे रहा है कि रशिया इज़ ऑन बैक फुट, अभी वो पसपा हो रहा है, पीछे जा रहा है। तो हो सकता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रूस उम्मीद करता है कि हिंदुस्तान G20 के ऊपर अपना जो है असर रसूख इस्तेमाल करे और इस किस्म का एलान जारी हो जिसमें रूस से ये मुतालबा किया जाए कि रूस और यूक्रेन दोनों से ये मुतालबा किया जाए कि फौरी तौर पर जंगबंदी हो, और क्योंकि जंगबंदी होने से रूस की जान बच जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, एक तो इस किस्म का एलान जारी हो, इसका के बारे में भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, और अगर हो भी गया तो हमें नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की जो है इस बात को मानेंगे। कम से कम वो यही चाहेंगे कि जो भी इलाके रूस ने कब्ज़े में कर लिए हैं 24 फरवरी के बाद, वो वहाँ से वापस चला जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।